Hello everyone, I am Snehil and I welcome you all on this platform शिक्षा विद स्नेहिल। हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तैयारी चल रही है जून 2025 अटेम्प्ट की फॉर पेपर 2 एजुकेशन। आज लगाएंगे जून 2023 में आए हुए क्वेश्चंस। ये प्रिपरेशन बहुत सिस्टमैटिक वे में हम कर रहे हैं। टोटल आपकी 10 यूनिट है। मैंने पहली यूनिट उठाई है आपकी एजुकेशनल स्टडीज़, हिंदी में देखिए शैक्षणिक अध्ययन। तो इस यूनिट से आज तक आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम सारे कवर करेंगे। अभी तक हम 1, 2, 3 पेपर लगा चुके हैं। आज हम लगाएंगे जून 2023 का पेपर, जिसमें 13 क्वेश्चंस आपके आए हैं यूनिट 1 से। इसमें सिर्फ हम PYQs कवर नहीं करेंगे, साथ में थ्योरी भी कवर करेंगे। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि जो क्वेश्चन है वो कभी रिपीट नहीं होता, उस क्वेश्चन में जो टॉपिक आया होता है वो ज़रूर रिपीट होता है। ठीक है, सो आपको PDF में अटैच्ड थ्योरी भी मिल जाएगी और आफ्टर द क्लास आप इस थ्योरी को भी, इस PDF को भी ले सकते हो बाय ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल शिक्षा विद स्नेहिल। चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं 13 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड करते हैं। इन अ व्यू ऑफ J. कृष्णमूर्ति, अ पर्सन लिव्स हैप्पीली इफ शी और ही। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है जो कृष्णमूर्ति जी हैं उनके अकॉर्डिंग एक इंसान खुशी से रहता है, हैप्पीली रहता है अगर, पहला ऑप्शन, डिफीट्स अदर इन कॉम्पिटिशंस। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में दूसरों को अगर हरा दे या पछाड़ दे तो वो खुश रहता है। एक्सेप्ट्स द चैलेंज, ठीक है, चुनौतियों को स्वीकार करता है। इस नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, वो किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करता। लास्ट इज डेयरिंग एंड इंटेलिजेंट, साहसी है और बुद्धिमान है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, मैं बोलूँगी कृष्णमूर्ति जी को, उनकी फिलॉसफी को, तो भी कॉमन सेंस से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पॉज करिए और आंसर बताइए। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। द राइट आंसर इज नॉन कॉम्पिटिटिव। अगर आप बाकी ऑप्शंस देखो काफ़ी नेगेटिव हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि दूसरों को आप कॉम्पिटिशन में हराओ। तो अगर आप एजुकेशन देखो, एजुकेशन में कभी भी कॉम्पिटिशन को पॉजिटिव वे में नहीं देखा जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट्स द चैलेंजेस मान लेती हूँ, ठीक ठाक है। इज डेयरिंग एंड इंटेलिजेंट ये भी मान लेते हैं, लेकिन इन 3 पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव हमें लग रहा है दैट इज थर्ड। इसके अलावा अगर आपने इग्नू का मटेरियल पढ़ा है तो आपको डायरेक्ट एग्जैक्टली आपको ये लाइन्स वहाँ पर मिल जाएंगे। कृष्णमूर्ति जी का प्रॉपर एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें दिया गया है कि जो कृष्णमूर्ति जी हैं वो अपोज करते हैं किसको, आइडिया ऑफ कॉम्पिटिशन को। उनके हिसाब से ये जो प्रतिस्पर्धा है वो सही नहीं है, वो इसका विरोध करते हैं। तो ये पॉइंट आप याद करके जाइए, वो अगेंस्ट थे उसके। उनका ये मानना था कंपटीशन से आता क्या है, कंपेयरिंग, जजिंग, इवैल्यूएटिंग। मतलब अगर आप एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, जज कर रहे हो, अब ये देखिए कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं कि एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करना, उसको जज करना, है ना, उससे क्या आता है, कॉम्पिटिशन आता है। और फिर फाइनली इसका रिजल्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों के अंदर डर बैठता है कि अरे मैम मुझे उससे कंपेयर कर देंगी। ठीक है, इसी से हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। तो कंपटीशन को कभी सपोर्ट नहीं किया है आपके कृष्णमूर्ति जी ने। उन्होंने साफ साफ ये लाइन लिखी है, ही बिलीव दैट वन कुड लिव हैप्पीली इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यानी कि वो मानते हैं कि इस समाज में, इस वर्ल्ड में वो इंसान खुशी से रह सकता है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर, ओनली इफ वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव। अगर आप देखो ये एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन से ही, क्वेश्चन आपका इसी लाइन से बना हुआ है। ठीक है, सो उन्होंने हमेशा बोला है कंपटीशन की जगह हमें बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस एक तरह का आप समझ लीजिए एक सेल्फ इंपॉर्टेंस का एलिमेंट है, यानी कि आप खुद को महत्वता दे रहे हो, आप खुद में कॉन्फिडेंस रख रहे हो। ठीक है, सो आप बस इतना याद रखिए, जो कृष्णमूर्ति जी हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट थे किसके, आपके कंपटीशन के। क्योंकि कंपटीशन कब आता है, जब आप बच्चे को कंपेयर करते हो, जज करते हो, उससे बच्चे के अंदर डर बैठता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो हमेशा हमें अगर खुश रहना है इस समाज में तो हमें कैसा रहना है, नॉन कॉम्पिटिटिव, और कंपटीशन की जगह बच्चे के अंदर हमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर आपने कर लिया होगा और ये जो थ्योरी पार्ट है आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगेन सेम फिलोसोफर से हमारा क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति बिलीव्ड दैट टीचिंग मीन्स। अब जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी हैं उनके अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है। पहला ऑप्शन, गिविंग और रिसीविंग समथिंग, मतलब कुछ लेन देन वाली चीज़। गलत, कोई बिजनेस थोड़ी है कि कुछ लेंगे कुछ देंगे। स्टडिंग फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शन। अब ये देखिए ठीक है, मतलब मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं कह रही हूँ, इसे गलत भी नहीं कह रही हूँ। नेक्स्ट इज शेयरिंग टुगेदर,
एक शेयरिंग चीज़ तो है ना, बच्चे और टीचर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिल बांट के पढ़ रहे हैं। अगर आप पॉलो फ्रेरे का आइडिया देखो डायलॉग वाला, उसमें यही तो है कि सिर्फ बच्चे, टीचर के पास सारी नॉलेज नहीं है, बच्चे के पास भी होती है। वो आपस में बात करके डायलॉग मेथड से ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ है शेयरिंग टुगेदर, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, मतलब टीचिंग का मेन काम क्या है कि बच्चों को बस एग्जामिनेशन पास कराना, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। देन रियलाइजिंग द सेल्फ, यानी कि अपने अपने बारे में रियलाइज करना, ठीक है, अपने बारे में जानना, तो ये भी आप देखिए कहीं ना कहीं आपका क्या है, काफ़ी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि डी तो बिल्कुल गलत है, तो पहले डी वाला छांट लेते हैं, जहाँ जहाँ डी है वाले ऑप्शन को कट ही कर दो। तो देखिए आपका ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि इसमें डी आ रहा है और डी बहुत नेगेटिव है। इसके बाद आपके पास क्या बचा, ए बी सी एंड सी ए। तो अब देखते हैं, गिविंग और रिसीविंग समथिंग, अगेन कोई बिजनेस थोड़ी है कि आपने जितना दिया फिर आपको उतना ही मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो ए वाला भी आप इसे काट दो, बचा क्या ऑप्शन, सी एंड ई। सी एन देखिए हमारा भी पॉजिटिव आ रहा था, शेयरिंग टुगेदर एंड रियलाइजिंग द सेल्फ। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधे सीधे सारे ऑप्शंस ऐसे मिले जो आपको पूरे सही लगे या पूरे गलत लगे, ऐसे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे यूजीसी के लेवल पर। जैसे सीटेट का एग्जाम होता था, उसमें ऐसा होता था कि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 3 तो बहुत ही गंदे गंदे ऑप्शंस होंगे नेगेटिव, एक बहुत पॉजिटिव होगा, तो आंसर टिक करना आसान होता है। यूजीसी में ऐसा नहीं है, आपको एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे आप बी वाला देखिए, बी में आपको लग रहा था कि हाँ ठीक भी है और गलत भी नहीं है ना, बिल्कुल डाइसी सिचुएशन थी, 50-50, तो आपने एलिमिनेशन मेथड से अपना आंसर निकाला है। सो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। इसके अलावा आप अगेन देखिए, मैं आपको बोलती हूँ अगर आपके पास टाइम है तो आप इग्नू का मटेरियल पढ़िए, बहुत सारा आपका पेपर ना इग्नू के मटेरियल से बनाया जाता है, और इसका रीज़न भी मैंने बताया है। मान लीजिए आप हैं, आपको बोला गया, चलो एनटीए ने आपको बुलाया कि चलो आपको क्वेश्चन बनाना है। जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो क्वेश्चन कैसा बने, करेक्ट बने, गलत ना बने। गलत हुआ तो वो ड्रॉप हो जाएगा, जिसने वो क्वेश्चन बनाया कहीं ना कहीं आप देखो उस पर वो नहीं होगा कि ये तो क्वेश्चन गलत बनाते हैं, इनके तो ड्रॉप हो जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनाता है ना, वो कोशिश करता है कि वो ऐसा क्वेश्चन बनाए गलत ना हो। अब वो गलत ना हो, वो कैसे इंश्योर करता है, वो किसी ऑथेंटिक जगह से मटेरियल लेता है, वो किसी ऑथेंटिक प्लेस से थ्योरी उठा के उससे क्वेश्चन बनाता है। तो जनरली लोग इग्नू से क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो इग्नू का मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप PYQs करिए, वही आपकी नैया पार कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी इग्नू के ही स्टडी मटेरियल से मैंने उठाया है। यहाँ पे देखिए बोला गया है, जो जिद्दू कृष्ण मूर्ति हैं, उनका कहना है कि बच्चा कैसे सीखता है, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, यानी कि बच्चा खुद से डिस्कवर करता है। और कैसे सीखता है, इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। कहीं ना कहीं देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, शेयरिंग टुगेदर। अभी आपको अपने क्वेश्चन में ये वाला दिखा था, नोट करिए, देखिए ये देखिए शेयरिंग टुगेदर, कहीं ना कहीं इससे मैच हो गया, राइट। इसके अलावा देखिए ये भी लिखा है, बच्चा द स्टूडेंट्स आर गाइडेड टू अंडरस्टैंड देयर इनर सेल्फ। टीचिंग में टीचर क्या करता है, बच्चे को गाइड करता है ताकि वो अपने इनर सेल्फ को पहचान पाए। ठीक है, अब ये वाला देखिए किससे मैच हो गया आपका, ई वाले से मैच हुआ, रियलाइजिंग द सेल्फ। सी, मैं बोल रही हूँ अगर टाइम है देन गो फॉर द इग्नू मटेरियल। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी एंड ई। देन थर्ड पढ़ते हैं, अगेन आपका जिद्दू कृष्णमूर्ति जी से ही क्वेश्चन आया है। सो अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति एजुकेशन मीन्स, अब उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग के अनुसार शिक्षा क्या है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पुस्तकों से अधिगम यानी कि लर्निंग फ्रॉम बुक्स, तथ्यों को याद करना यानी कि जो फैक्ट्स हैं उनको मेमोराइज करना, मस्तिष्क का विकास करना यानी कि माइंड्स को डेवलप करना, प्राकृतिक विविधता का आनंद प्राप्त करना, एंजॉइंग द नेचुरल डाइवर्सिटी, डिग्रियों को प्राप्त करना एवं वास्तविकता से दूर रहना। अब ये देखिए ई वाला आपने पढ़ा कितना ज्यादा नेगेटिव है कि एकेडमिक डिग्रीज लेना मतलब बस डिग्रियां इकट्ठा कर लो और जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उससे दूर रहो। कितना बेकार ऑप्शन है ना। तो आपको जहां जहां ई लग रहा है तो वो तो सबसे पहले हटा दो। ये देखिए ई आ गया, ये देखिए ई आ गया, इट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। इसके अलावा अब क्या क्या बचा है उसमें से आप अपना एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अब देखिए ये देखिए डी वाला कितना एक्यूरेट है, एंजॉइंग नेचुरल डाइवर्सिटी या फिर डेवलपिंग माइंड। सी डी वाले जहां पे आ रहे हैं इट मीन्स
वो करेक्ट होंगे, लेकिन सी डी दोनों में आ रहे हैं। अब ए तो दोनों में आ रहा है, अब बी को देख लो, बी कैसा है। बी लिखा हुआ है मेमोराइजिंग फैक्ट्स। अब आप ये देखो, ये रेक्टाफिकेशन जैसा हो गया है। सो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि बी ऑप्शन, ये जो बी वाला स्टेटमेंट है, सही होना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर इज फर्स्ट ADE, यानी कि लर्निंग फ्रॉम बुक्स। एंड डी क्या है, प्राकृतिक विविधता का आनंद प्राप्त करना, यानी कि वेयर इज इट, नहीं सॉरी ये सॉरी ई वाला तो हमने काट ही दिया था। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ACD। एक बार मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ, बहुत बोर्ड गंदा हो गया है। सो मेरे अकॉर्डिंग द करेक्ट आंसर इज ACD, यानी कि लर्निंग फ्रॉम बुक्स, एंड C इज डेवलपिंग माइंड्स, एंड D इज एंजॉइंग नेचुरल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि लर्निंग फ्रॉम बुक्स भी तो थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल सा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन अगेन अगर आप इग्नू का मटेरियल पढ़ो, उसमें उन्होंने बताया है, जो जे कृष्ण मूर्ति हैं वो बोलते हैं कि हमें बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें बुक से सिर्फ ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन से माइंड भरना है, नहीं, उस बुक को पढ़ के हमें अपना एक दृष्टिकोण बनाना है, एक पर्सपेक्टिव बनाना है। जो उस बुक में वर्ड्स लिखे हैं ना, उसके भी हमें बियॉन्ड जाना है, उसके भी आगे जाना है। इवन जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप उसे एक आंख बंद करके एक्सेप्ट मत कर लीजिए जो लिखा है कि सही लिखा है। आप अपना पर्सपेक्टिव बनाइए उस बुक को पढ़कर। ठीक है, आप देखिए वो बुक सही कह रही है कि गलत कह रही है। तो ये आपके जे कृष्णमूर्ति जी ने बुक्स के बारे में बोला था कि बुक्स बच्चे को पढ़ानी है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है, हमें बच्चा का एक दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव बनाना है। बच्चा जो वर्ड्स लिखे हैं उसके बियॉन्ड सोच पाए और समझ पाए कि जो उसमें लिखा है वो सही है कि नहीं, ये क्वेश्चन कर पाए। तो इसलिए अगर आप देखो तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, जबकि आपको थोड़ा सा न्यूट्रल लग रहा था ये। सो ऐसे आपको लगाने पड़ेंगे आपके आंसर्स, क्योंकि आपका जो सिलेबस 10 यूनिट का है, आप कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप कभी कृष्णमूर्ति को पूरा थोड़ी ना पढ़ के जा पाओगे, नहीं ना। लेकिन आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड्स लगा कर ऐसे आपको आंसर्स निकालने पड़ेंगे। चलिए आगे चलता है। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा आंसर आ रहा था ACD, लेकिन आपकी आंसर की में आंसर ABCD यानी कि B एक्स्ट्रा दे दिया है। B क्या था हमारा, मेमोराइजिंग फैक्ट्स। मुझे ये थोड़ा सा गलत लग रहा है कि मतलब फैक्ट्स को, तथ्यों को याद करना, ये उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था, और मुझे काफ़ी नेगेटिव भी लग रहा है। इसलिए मैं आंसर सेलेक्ट कर रही हूँ ACD। एंड आप अपने लेवल पे सर्च करिएगा, क्या उन्होंने मेमोराइजिंग फैक्ट्स यानी कि तथ्यों को याद करने के बारे में ऐसा कुछ कहा था कि नहीं कहा था। आगे चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग एडवोकेटेड फॉर क्रिटिकल पेडागोजी। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसने आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का समर्थन किया। ये तो आता ही होगा सबको, आई होप। आपने अगर पुरानी क्लासेस ली हैं PYQ वाली, तब तो ये आपको ज़रूर आता होगा कि क्रिटिकल पेडागोजी वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है। इट इज़ गिवन बाय पॉलो फ्रीयरे। ठीक है, मैंने अगेन आपको बोला है, सेम क्वेश्चन नहीं आता लेकिन कॉन्सेप्ट आता है। तो एक बार समझ लीजिए क्रिटिकल पेडागोजी है क्या। क्रिटिकल पेडागोजी मतलब बच्चे को हमें ऐसा बनाना है कि वो सोचे, रिफ्लेक्ट कर पाए अलग अलग इश्यूज के बारे में। मतलब मान लीजिए मैंने बच्चे को कुछ ABC या ज्ञान कुछ दे दिया, बस उसको रख ना ले, उसके बारे में खुद से सोचे। ठीक है, रिफ्लेक्ट करे जो हमारे आसपास जो इश्यूज चल रहे हैं कि बड़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, या फिर पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब मुद्दों के बारे में क्या बच्चा खुद से सोचे, रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, और कैसा हो, वो एक डेमोक्रेटिक मतलब व्यू रखे अपना। डेमोक्रेटिक व्यू का मतलब क्या होता है, आप मल्टीपल व्यूज को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि आप रिजिड हो जाओ, नहीं, ऐसा ही होता है। मान लीजिए कोई टॉपिक है, उसके बारे में आपकी एक धारणा है कि ये तो ऐसा होता है, या फिर आपने बोला नहीं ये गवर्नमेंट अच्छी है और वो वाली बुरी है, लेकिन कोई और दूसरा इंसान है वो आपसे कह रहा है नहीं नहीं देखो इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, तो आप जो कह रहे हो ना आप वाली गवर्नमेंट में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ये इंसान रिजिड है कि नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैंने जो बोला है वही ठीक है, तो वो इंसान कैसा है, डेमोक्रेटिक नहीं है, रिजिड है। तो क्रिटिकल पेडागोजी कहती है कि हमें बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो मल्टीपल व्यूज को एक्सेप्ट करे, दूसरे जो अपनी व्यूज शेयर कर रहे हैं उनको भी एक्सेप्ट करे। मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन मतलब एक्नॉलेज तो करे कि हाँ आप जो कह रहे हो वो भी ठीक हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक होना। ये इंटरेक्शन कैसा होगा, डेमोक्रेटिक, जब वो दूसरे के व्यूज को भी एक्सेप्ट करे। तो ये जो आपको रेड कलर से पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको बस याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं आपके क्रिटिकल पेडागोजी वर्ड से। ठीक है, देन उसके बाद बच्चा इंडिपेंडेंटली सोच पाए, तो ये आपकी क्रिटिकल पेडागोजी है।
ठीक है, बच्चे को हमें ऐसा बनाना है कि कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड बच्चा क्वेश्चन करे, कुछ भी आंख बंद करके एक्सेप्ट ना कर ले, क्वेश्चन करे, रिफ्लेक्ट करे, मल्टीपल व्यूज को एक्सेप्ट करे। ये है आपकी क्रिटिकल पेडागोजी। इसके अलावा मैंने आपको जो फर्स्ट PYQ लगवाया था, कौन सा था वो, जून 2024 का, ठीक है, जो आपका रीटेस्ट हुआ था, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बताया था कि पॉलो फ्रीयरे ने कौन कौन से टर्म्स दिए हैं और उन टर्म्स का मतलब क्या है। तो अगर आप डिटेल में इन टर्म्स को समझना चाहते हो तो ये वाला वीडियो जरूर देखना जाके, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ब्रीफली बता रही हूँ कि पॉलो फ्रीयरे ने ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। कल्चर ऑफ साइलेंस, ठीक है, कल्चर ऑफ साइलेंस क्या है? कल्चर ऑफ साइलेंस मीन्स कि जब कोई ऑप्रेसर होता है वो आपको ऑप्रेस्ड कर लेता है, आप कैसे हो जाते हो वॉइसलेस, यानी कि आप सवाल ही नहीं उठा रहे हो। क्रिटिकल पेडागोजी क्या था कि आपको सवाल उठाने हैं, लेकिन जब बच्चे को ऐसा बना दो कि बच्चा सवाल नहीं उठा रहा, जो चल रहा है बस वो मान ले रहा है, तो एक कल्चर आ जाता है, उसे कहते हैं कल्चर ऑफ साइलेंस, कि इंसान जो है, जनता, वो क्या हो गई, साइलेंट हो गई है। जो उस पर अपराध हो रहे हैं या फिर जो भी किया जा रहा है उसके अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये है कल्चर ऑफ साइलेंस। ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, जो पॉलो फ्रीयरे है उन्होंने बोला कि दो तरह की यहाँ पे हमारे पास लोग हैं। एक ऑप्रेसर है जिसकी चल रही है, और ऑप्रेस्ड कौन है, जिस पर चल रही है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन उन्होंने बताया था। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है कि जैसे बैंक होती है, बैंक में आप क्या करते हो, आते हो, मनी जमा करते हो, वैसे स्कूल में क्या हो गया है, स्कूल में ये बच्चा है और बच्चे में आप क्या डाल रहे हो, नॉलेज डाल रहे हो, यानी कि इंफॉर्मेशन भरे जा रहे हो उस बच्चे में, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, बैंकिंग सिस्टम। तो ये बिल्कुल अगेंस्ट थे बैंकिंग सिस्टम में। बैंकिंग सिस्टम तो यही दिखा रहा है ना कि बच्चा एकदम खाली है और हमें उस पर नॉलेज भरनी है। इस अपोजिट डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं कि बच्चा भी खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है, नहीं। यहाँ पे बस ये मान रहे हैं कि जो टीचर है उसी के पास सारा ज्ञान है और वो बच्चे में वो ज्ञान भर रहा है। जैसे बैंक में हम क्या भरते हैं, पैसे भरते हैं। अगला क्या है, ऑपरेशन। अब ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो आप पे किया जा रहा है, एजुकेशन में आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि नहीं बेटा ऐसा ही होता है। मान लीजिए जेंडर रोल ले लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसी जॉब है आर्मी वगैरह, तो बच्चे को बोला गया कि नहीं इसमें तो लड़के ही जाते हैं, देखो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का आपकी माइंडसेट बना रहे हैं, एक्सटर्नल ऑप्रेस कर रहे हैं आपको। फिर इंटरनल क्या होता है कि आपने इतना ज़्यादा ये चीज़ सह ली या फिर आपके संग हुआ कि आपके खुद के थॉट ऐसे ही हो गए कि नहीं भाई हमें तो ऐसे ही रहना है। लड़कियों ने बोला कि अब ठीक है 12th के बाद नहीं पढ़ते हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मतलब आपके अंदर खुद ही वो चीज़ इतनी आ गई, आपके अंदर खुद ही वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ खुद डेवलप हो गए कि नहीं अब हम नहीं पढ़ेंगे आगे, इतना ही काफ़ी है। तो आपके अंदर जब खुद ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, खुद आप इंस्टिल कर लेते हो, तो वो आपका इंटरनल ऑपरेशन, खुद करने लगते हो ऑप्रेस। और एक्सटर्नल क्या है, जो आपको बाहर से किया जा रहा है, ठीक है। देन ये क्रिटिकल पेडागोजी मैंने अभी आपको समझाया, ये आपको कई नामों से दिखेगी एग्जाम में, रैडिकल, एथिकल या फिर यूटोपियन पेडागोजी। अगर आप ये पहले से पढ़ चुके हैं मुझसे तो अभी क्लास में याद कर लीजिए। जो आप 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं मेरे साथ, याद करके जाया करिए ये सारी चीज़ें, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में अभी कर लो, ये टाइम को यूज़ करो। देन उन्होंने प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन बोली। उन्होंने बोला कि ये बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत गंदा है, उसकी जगह हमें लानी है प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन मतलब बच्चा ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें तुम नॉलेज भर रहे हो, बच्चा सब्जेक्ट है, वो खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। बच्चे को बोला गया कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें तुम भर रहे हो नॉलेज, बच्चा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो मेन इंसान होता है जो खुद एक्ट करता है, जो एक्शन करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसपे एक्शन होता है, जिसपे एक्शन होता है, और सब्जेक्ट वो चीज होती है जो एक्शन करता है, जो एक्शन करता है। तो प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन में यही बोला गया कि बच्चा सब्जेक्ट है जो एक्शन करेगा, वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स लाओ, प्रॉब्लम पोज करो, बच्चा खुद सोल्यूशन निकालेगा, खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा। सो आई होप इतना समझ आया है। ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए कि किससे जुड़े हैं। देन डायलॉजिक एक्सचेंज, यहाँ पे वही चीज़ बोली गई कि बच्चा ऐसा नहीं है कि टीचर ही को सारा ज्ञान है, वही बच्चे में भरे जा रहा है सारा ज्ञान, नहीं। डायलॉग होगा। डायलॉग में क्या होता है, 2 लोग होते हैं ना, डायलॉग हो रहा है तो मतलब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी टीचर को सिखाएगा और टीचर भी बच्चे को सिखाएगा। ये नॉलेज साथ में कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है, एक शेयरिंग प्रोसेस है ये। ऑलराइट। देन जनरेटिव थीम्स। जनरेटिव थीम्स मतलब जब भी टीचर कोई प्रॉब्लम पोज कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसने बच्चे को छोड़ दिया कि जाओ अब तुम खुद ही सॉल्व कर लो, तुम तो नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट कर देते हो, नहीं। टीचर को उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी जनरेटिव थीम्स। यही टीचर का काम है। टीचर का काम नॉलेज भरना नहीं है, टीचर का काम है जनरेटिव थीम्स देना। जनरेटिव थीम्स मतलब
ऐसे टॉपिक्स क्लासरूम में लाना या फिर ऐसे इश्यूज क्लासरूम में लाना जिससे वो बच्चा जूझ रहा है, जो वो बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, ऐसी चीज़ें बच्चे के सामने पोज करना, ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चे के सामने लाना, ये टीचर का काम है। और ये जो टॉपिक्स और इश्यूज है यही क्या है, जनरेटिव थीम्स। ठीक है। देन कंसेंटाइजेशन, यानी कि अब बच्चों में हमें ये प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की मदद से हमें बच्चों के अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस लानी है, यानी कि बच्चा समझ पाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है उसके साथ। ठीक है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जो स्कूल में पढ़ा रही है पढ़ लिया जाए, नहीं, बच्चा रिफ्लेक्ट करे, वो समझे कि क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है क्या एजुकेशन का। ठीक है, मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे क्या कोई और हिडन रीजन तो नहीं है। ठीक है, अवेयर हो सके। देन पेडागोजी ऑफ लिटरेरी एजुकेशन, यहाँ पे ये बोला गया है कि बच्चे को हमें सिर्फ वर्ड पढ़ना नहीं सिखाना, यानी शब्द पढ़ने नहीं सिखाने, हमें बच्चे को वर्ल्ड पढ़ना सिखाना है, यानी दुनिया पढ़नी सिखानी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस, जो पॉलो फ्रीयर है वो कहते हैं, वो प्रैक्टिस पे बिलीफ रखते हैं। उनका कहना है कि हमें सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करनी, उस थ्योरी को हमें किस में बदलना है, एक्शन में बदलना है। ठीक है, प्रैक्टिस ये चीज है। देन कोडिफिकेशन एंड डिकोडिफिकेशन भी है। कोडिफिकेशन क्या है कि बच्चे के सामने जब आपने ये प्रॉब्लम्स पोज की, अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा उस प्रॉब्लम को कोडिफाई करेगा, यानी कि मान लीजिए पोस्टर के फॉर्म में उसने एक्सप्रेस की अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सिंबॉलिकली, और फिर उसी को डिकोडिफाई करेगा। डिकोडिफाई करने का मतलब कि उसकी डीपर मीनिंग निकालेगा, आखिर मतलब वो चीज़ है क्या, ऊपरी मीनिंग नहीं, डीपर, उसके बारे में बहुत डीपली सोचेगा। सो आई होप आपको ये सारे टर्म्स रिवाइज हो गए होंगे, और अगर आप नए हैं तो आपको नए समझ आ गए होंगे ये सारे टर्म्स क्या है, क्योंकि पॉलो फ्रीयर आता है आपका बहुत ज़्यादा, एंड हर बार ये इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज क्रिटिकल पेडागोजी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बुक पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड अ डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड, ये जो पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड बुक लिखी है आपके पॉलो फ्रीयर में, उसमें एक भेद किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया, एक डिस्टिंक्शन किया गया, किन दो लोगों के बारे बीच में किया गया है। पहला है पेडागोजी एंड टीचिंग, बिल्कुल गलत। टीचर्स एंड पेरेंट्स, बिल्कुल गलत। ऑप्रेसर एंड सप्रेसर, अब देखिए तो दोनों ही मतलब वो लोग हो गए जो दबाते हैं दूसरे को। द राइट आंसर इज फोर्थ, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर जो अपनी चला रहा है, ऑप्रेस्ड जिस पर चला रहा है, यानी कि ये वो हो गई वर्किंग क्लास आपकी, यानी कि वो बच्चे, और ये ऑप्रेसर जो अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट करिएगा सेशन के एंड में अगर कोई क्वेरी है, एंड बताइएगा कैसा लगा सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, पॉलो फ्रीयरे's फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज कंसीडर्ड टू बी स्टेम्ड फ्रॉम, ये जो पॉलो फ्रीयरे की शिक्षा दर्शन है, उनकी जो भी आइडियोलॉजी है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है। अब आपके अंदर कोई आइडिया आता है, कोई विचार आता है, तो कहीं ना कहीं वो किसी से प्रभावित होता है ना, आपने शायद किसी को पढ़ा हो, उससे आपके थॉट्स आगे बिल्डअप होते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि पॉलो फ्रीयरे की जो एजुकेशन की थ्योरी है वो आई कहाँ से है, उसकी वो उत्पन्न कहाँ से हुई है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, प्लेटो के विचार। ठीक है, प्लेटोज आइडिया। फिर आपका है प्रो कॉलोनियल थिंकर्स। ठीक है, देन उसके बाद एंटी कॉलोनियल थिंकर्स, देन मॉडर्न मार्क्सिस्ट थिंकर्स, एंड लास्ट इज एजुकेशन सिस्टम दैट सप्रेसेस द ऑप्रेसर। अभी तो देखिए बिल्कुल ही बहुत ही घटिया ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल ही काट दो। बोल रहे उनके आइडियाज आए हैं उस एजुकेशन सिस्टम से, उस शिक्षा से जहाँ पे किसको सप्रेस किया जाता है, किसको दबाया जाता है, ऑप्रेसर को। बिल्कुल गलत, ऑप्रेसर तो खुद दबाता है, उसको कौन दबा रहा है। तो ये जहाँ पे भी ई आ रहा है उसको तो पहले ही काट दो। ये देखिए ये वाला तो फोर्थ ऑप्शन तो कट गया। अब बाकी देखते हैं, पॉज करिए, आप खुद आंसर करने की कोशिश करिए। आई होप आपको अब पता चल गया होगा। स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। द राइट आंसर इज प्लेटो भी करेक्ट है आपका, एंटी कॉलोनियल थिंकर्स भी करेक्ट है, एंड मॉडर्न मार्क्सिस्ट थिंकर्स भी करेक्ट है। तो A C D कहाँ है, द ऑप्शन थर्ड इज राइट। लेकिन क्यों करेक्ट है अब इसको जानो, मतलब पॉलो फ्रीयरे ने इनसे क्या क्या लिया है, मतलब अगर बोला जा रहा है इनसे इनकी थ्योरी आई है तो क्या क्या लिया है। तो अगर प्लेटो को देखो तो प्लेटो बात करते हैं सॉक्रेटिक मेथड की। ठीक है, तो सॉक्रेटिक मेथड था क्या, आपको पता है जो प्लेटो थे वो स्टूडेंट थे सॉक्रेटिस के। तो सॉक्रेटिस मेथड था कि आप क्वेश्चनिंग करो, मतलब नॉलेज कहाँ से आती है, नॉलेज की उत्पन्न नॉलेज जो ड्रॉन की जाती है, उत्पन्न होती है, वो क्वेश्चनिंग से होती है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो आपको आंसर मिलता है, आप डायलॉग करते हो तो उत्पन्न होता है। अगर आपको याद हो कि आपका जो पॉलो फ्रीयरे था उसने भी तो किसकी बात की है, मेथड ऑफ डायलॉग की बात की है कि नहीं की है। तो दोनों में ये सिमिलैरिटी मिली कि नहीं मिली। सो
उनका पहला आइडिया, पहली जो आप बोल सकते हो जिनसे वो प्रभावित हुए वो प्लेटो थे, क्योंकि प्लेटो ने सोक्रेटिक मेथड की बात की है जिसमें क्वेश्चनिंग करते हैं, आंसर करते हैं, डायलॉग करते हैं, और यही सेम चीज़ आपके पॉलो फ्रीयरे बोलते हैं कि डायलॉग करो। आई होप इतना याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न मार्क्सिस्ट थिंकर। मॉडर्न मार्क्सिस्ट थिंकर क्या है? वो ऐसे थिंकर्स जो कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म या मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, उनकी थ्योरी से मतलब मेल झोल खाते हैं, या फिर बोल दीजिए वही उनकी आइडियोलॉजी है। ठीक है, मार्क्सिस्ट से जिसकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है। अब कैसे पॉलो फ्रीयरे की मैच कर रही है? अगर आप देखो, मैंने अभी आपको उस बॉक्सेस में लिखा था कि कंसेंटाइजेशन, तो जो पॉलो है वो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि बच्चे को पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है उसके आसपास, तभी तो वो अपनी सिचुएशन बदलेगा, है ना। और अगर आप ध्यान दो, ये जो मार्क्सिस्ट हैं उन्होंने भी तो बात की है क्लास कॉन्शियसनेस की। ठीक है, कि जो क्लास है उसे पता तो चले कि उसको ऑप्रेस किया जा रहा है। जब वो समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा उसे ऑप्रेस किया जा रहा है, तभी तो वो खुद को बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट लड़ाई करेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि दोनों आइडियाज मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पॉलो फ्रीयरे ने बोला क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं कंसेंटाइजेशन, और मार्क्स क्या कहता है? क्लास कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये दोनों आपके कहीं ना कहीं सेम है। इसके अलावा अगर आप देखो, जो पॉलो फ्रीयरे है वो बोलता है कि बहुत ही सिस्टमैटिक वे में ये चीज़ें की जा रही हैं, बैंकिंग मॉडल चल रहा है एजुकेशन का, मतलब एजुकेशन की मदद से ही हम ऑप्रेस कर रहे हैं। तो अगर आप देखो, मार्क्स भी यही कहता है कि ये जो ऑप्रेस किया जा रहा है, बुर्जुआजीज जो प्रोलिटेरियत को, वर्किंग क्लास को ऑप्रेस कर रहे हैं, बड़े सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं। ठीक है, और एलियनेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो, ये भी आइडिया जो है पॉलो फ्रीयरे का किससे मैच कर रहा है? मार्क्स से। ठीक है, बस पॉलो फ्रीयरे ने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित है वो ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से। पॉलो फ्रीयरे, उन्होंने जो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल है उनको अप्लाई किया है एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, शैक्षिक संदर्भ में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। सो आई होप ये समझ आ गया होगा कि कैसे मार्क्सिज्म से वो मेल खाते हैं उनके आइडियाज़। इसके अलावा दो और टर्म आपको दिखे, तब इनका मतलब भी समझ लो ताकि फ्यूचर में कभी आए तो कर पाओ। प्रो कॉलोनियल एंड एंटी कॉलोनियल। प्रो कॉलोनियल वो वाला आप समझ लीजिए टाइम है जहाँ पे कॉलोनिज्म था, यानी कि कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी पे डोमिनेशन कर रही थी। ठीक है, तो उस टाइम जो थिंकर्स थे उन्हें कहते हैं प्रो कॉलोनियल थिंकर्स, यानी वो थिंकर जो कहते हैं कि हाँ, मतलब ये ठीक है, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है, दैट इज ओके। ठीक है, ये वो थिंकर थे जो इसको सपोर्ट करते थे इस चीज को। लेकिन एंटी कॉलोनियल थिंकर्स कौन थे? ये वो थिंकर्स थे आपके जो कहते थे नहीं, ये जो कॉलोनियल ऑपरेशन चल रहा है ना, ये जो उत्पीड़न कर रहे हैं, कॉलोनियल उत्पीड़न, ये नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ो, इसको हटाओ और लोगों को स्वतंत्र करो, लिबरेट करो। तो वो इस कॉलोनिज्म के अगेंस्ट थे एंटी कॉलोनियल थिंकर्स। लेकिन प्रो कॉलोनियल थिंकर्स वो कह रहे थे कॉलोनिज्म ठीक है, मतलब आपने ये जो कब्जा कर रखा है दैट इज ओके। ठीक है, तो ये समझ आया। अब आप खुद ही सोचिए, जो पॉलो फ्रीयरे होगा वो किसे सपोर्ट करेगा, किससे उसके आइडियाज आएंगे? एंटी कॉलोनियल से आएंगे ना, कि नहीं, ये जो एक पार्टी दूसरे पे कब्जा करे बैठी है वो गलत है, उनको लिबरेट करो, उन्हें आज़ाद करो, ना कि इनसे। ये तो बिल्कुल ही अपोजिट बात कर रहे हैं कि ठीक है, अगर एक पार्टी ने दूसरे को कंट्रोल करके रखा है या ऑप्रेस करके रखा है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे दोनों टर्म। अगर आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे तो आप क्वेश्चन कर लोगे। सो द राइट आंसर इज आपका ACD, यानी कि प्लेटो से, एंटी कॉलोनियल थिंकर एंड मॉडर्न मार्क्सिस्ट थिंकर से। ठीक है, एंड देखिए PYQ लगाने का बस ये मतलब नहीं होता कि बस उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। आई नो क्लास लंबी हो जाती है इन थ्योरी पार्ट से, लेकिन फिर आप ये देखिए आपके फ्यूचर की कितनी अच्छी तैयारी हो जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। सावित्री बाई फुले कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज। अब देखिए 3-4 चीजें लिखी गई हैं, इसमें पूछा गया है जो सावित्री बाई फुले थी वो क्या नहीं थी, उनकी क्या विशेषता नहीं थी। पहला क्या है? पोइटेस, क्या वो कवित्री थी? यस थी। एजुकेशनलिस्ट, हाँ वो एजुकेशनलिस्ट भी थी। सोशल रिफॉर्मर थी, हाँ उन्होंने बहुत काम किया है, कास्ट को लेके भी किया है उन्होंने, जेंडर को लेकर भी बहुत काम किया है। ठीक है, तो सोशल रिफॉर्मर भी थी, लेकिन वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थी, वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थी, वो राजनीति में नहीं घुसी थी। सो द करेक्ट आंसर इज 4th। एंड अगर आपको पता हो, अभी जो पेपर हुआ है आपका दिसंबर 2024 का, उसमें पूछा गया है सावित्री बाई फुले के द्वारा खोला गया पहला स्कूल कौन सा था। तो जब मैंने आपको पिछली बार तैयारी कराई थी दिसंबर 2023 में, तब मैंने आपको ना ये जो आप स्लाइड देख रहे हो, ये एग्जैक्ट स्लाइड मैंने आपको मतलब पढ़ाई थी और नोट्स में दी थी। और अगर आप ध्यान दो, इसमें स्कूल का नाम लिखा हुआ है। वही चीज़ मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन नहीं आता है, वो टॉपिक आता है, इसलिए जो थ्योरी पार्ट में कराती हूँ करा करो। ठीक है, ये देखिए उसमें देखिए क्वेश्चन ये लिखा था, जिसने भी उस टाइम
पढ़ी होंगी, ये पीडीएफ्स होंगी जिसके पास, जिन्होंने क्लास अटेंड की होगी तो उन्हें तो पता होगा कि पहला स्कूल कौन था। उनको क्रेडिट दिया जाता है फॉर फाउंडिंग द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल। कहाँ पे था? पुणे। पुणे में भी कहाँ था? भिड़ेवाड़ा में। ठीक है, चलिए अब आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लीजिए क्या क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट है कि उनके हस्बैंड का क्या नाम था? ज्योतिराव फुले था। ठीक है, और ये कौन है? सावित्री बाई ज्योतिराव फुले। ये एक बहुत बड़ी रिफॉर्मर थी, एजुकेशनलिस्ट भी थी और पोएट भी तो थी ही थी। इसके अलावा पहला स्कूल उनका क्या खोला था? इसका नाम याद रखिए, भिड़ेवाड़ा। इसके अलावा उनको बोला गया ना कि सोशल रिफॉर्मर थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या काम किया इसके रिगार्डिंग? उन्होंने जो चाइल्ड विडोज़ हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट काम किया है कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है वो विधवा हो गए, उस पर काम किया है। बच्चों की जो मैरिज हो जाती, चाइल्ड मैरिज, उस पर काम किया है। चाइल्ड जो सती प्रथा है उस पर काम किया है। जो मान लीजिए कोई विधवा है उसकी दोबारा शादी कराई जाए, ना कि उसकी सती प्रथा हो, इस पे काम किया है। ये सारे काम इन्होंने किए। इसके अलावा इन्होंने ना कास्ट पे भी काम किया है, जो अनटचेबिलिटी है उसके अगेंस्ट काम किया है कि जो अछूत कहते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर कास्ट है या छूत है, इसके अगेंस्ट उन्होंने काम किया है। किसके साथ किया है? मतलब आप समझ लीजिए, शी इज कंसिडर्ड एन आइकॉन ऑफ दलित मांग कास्ट अलॉन्ग विथ BR अम्बेडकर एंड अन्ना भाऊ साठे। ठीक है, इन दोनों के साथ इन्होंने भी काम किया है कास्ट पे, पर्टिकुलरली अनटचेबिलिटी जो होती है उन पे। किसके साथ? सॉरी, इन दोनों के साथ इन्होंने भी काम किया है, आपकी सावित्री बाई फुले ने। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी चीज़ें याद हो गई होंगी, नई नई जो आपने पॉइंट सीखे हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी की एक बुक है, सॉरी नॉट एनसीईआरटी, एक मेमोरियल लेक्चर हुआ था वहाँ से, उसमें एक उनकी पीडीएफ थी, उससे मैंने ये स्क्रीनशॉट उठाया है। बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में जो सावित्री बाई फुले हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला जो इनको जो नाम दिया गया है, जो लेगेसी है इनकी, वो ये है कि फर्स्ट वुमेन टीचर थी मॉडर्न इंडिया की। आप देख लीजिए इनका टाइम पीरियड क्या रहा है, 1831 टू 1897। कहाँ बॉर्न हुई, कहाँ शादी हुई। ठीक है, तो आप एक मेन पॉइंट्स इससे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो द राइट आंसर इज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। क्वेश्चन 8, हु हैज मेड दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको एक कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है इनमें से किसने ये स्टेटमेंट बोला है। नो नेशन इज ग्रेट और गुड बिकॉज पार्लियामेंट इनैक्ट्स दिस और दैट, बट बिकॉज इट्स मेन आर ग्रेट एंड गुड। मतलब कि कोई भी जो नेशन है, कोई भी देश इसलिए महान नहीं होता कि उसकी पार्लियामेंट ने ये कर दिया या वो कर दिया। वो जो नेशन है वो तब महान होता है, किस पे डिपेंड करता है? उसके मेंस पर, यानी उसके लोगों पर, कि उसके लोग कैसे हैं, ग्रेट और गुड है तो वो नेशन भी अच्छा है। कोई भी नेशन है वो कैसा है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके आप बोल सकते हो उसकी जनता पर। उसके मेन वर्ड यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए वुमेन की भी बात हो रही है, उसकी जनता पर, ना कि उसकी पार्लियामेंट ने क्या किया उस पर। किसने कहा है बताइए? अभी तो बिल्कुल रटने वाली चीज़ है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। सो द राइट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अगर आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ना चाहो तो ये दिया गया है कि द बेसिस ऑफ ऑल सिस्टम सोशल एंड पॉलिटिकल रेस्ट अपॉन द गुडनेस ऑफ मैन। मतलब कोई भी सिस्टम कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि उसके आदमी कैसे हैं, यानी उसकी जनता कैसी है। तो ये आपको किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद जी ने। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, कोटेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा बताओ किसने बोला। तो लेकिन आप कितने कोटेशन याद करोगे, कोई लिमिट थोड़ी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन ना आप इनकी मतलब प्रिपरेशन छोड़ सकते हो कि अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं। इससे अच्छा उतना टाइम ना आप किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लो, वहाँ पे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, जितने आपकी नज़रों के सामने आ रहे उतने याद कर लो, बाकी अलग से ढूंढ के मत पढ़ो कि ये स्टेटमेंट किसका था या वो स्टेटमेंट किसका था। यूज दैट टाइम टू स्टडी सम अदर टॉपिक। आगे देखते हैं। गांधी जी बिलीव दैट, क्या मानते थे? द टीचर्स आर टू बी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, अध्यापक को कैसा होना चाहिए? आत्मत्यागी हो। सेकेंड, बॉयज एंड गर्ल्स शुड नॉट बी टॉट टुगेदर। कितना गलत, सीधे सीधे पता चल रहा है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि बॉयज या गर्ल्स को साथ नहीं पढ़ना चाहिए। पहले ही हमें गलत मिल गया, तो जहां बी दिख रहा है तो पहले ही उड़ा दो, बी बी बी, तो ये दोनों ऑप्शन तो काट दो। आगे पढ़ते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल। अब मैंने आपको कल ही बताया था नोट्स में, अगर आप ध्यान दें, ये देखिए कल ही मैंने आपको बताया था मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज दोनों अलग होती है। मदर टंग क्या होती है? जो बच्चा घर पे बोलता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पापा की पोस्टिंग हो रखी है और वो बिहार में है, ठीक है, और वो बच्चा है कहाँ का? वो है केरला का, बच्चा है केरला का, और उसके केरला की अगर आप देखो मलयालम होती है, ठीक है,
और रह कहाँ रहा है वो अभी बिहार में। वहाँ की अगर भाषा देखी जाए तो वो है भोजपुरी। तो बच्चे की मदर टंग हो जाएगी मलयालम, ठीक है, क्योंकि वो अपने अगर बिहार में भी रह रहा है तो उसके पेरेंट्स उसको जनरली घर में अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे कि मलयालम बोलनी उसे आए। लेकिन वो जिस रीजन में रह रहा है, जिस जगह रह रहा है, वो क्या है, बिहार, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज क्या हो गई, भोजपुरी। तो रीजनल लैंग्वेज उसकी हो गई भोजपुरी, लेकिन मदर टंग उसकी हो गई मलयालम। ठीक है, तो याद रखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। और गांधी जी ने बोला था मदर टंग में हमें देनी है नॉलेज, ना कि रीजनल लैंग्वेज में, और यहाँ पर बोल रहा है कि रीजनल लैंग्वेज में देनी है, तो ये भी आपका हो गया गलत। तो सी जहां आ रहा है वो भी उड़ा दो। देखिए सी आपने हटाया तो आपको अपना आंसर ही मिल गया। द राइट आंसर इज फर्स्ट। फिर भी हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे क्योंकि हर ऑप्शन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो फर्स्ट सही था, बी एंड सी गलत था। उसके बाद टीचर्स मैनेज देयर लिविंग विद इन द मॉडेस्ट सैलरी, यानी कि टीचर को अपना ये जो आजीविका है वो उसे निकाल देना है साधारण वेतन में। आपको मैंने ये भी कल बताया था कि गांधी जी ने बोला था कि जो टीचर्स है उनको कोई बड़ी हाई सैलरी की जरूरत नहीं है, उनको हमें कितनी सैलरी देनी, उतनी देनी जिससे उनकी आजीविका चल जाए। ठीक है, मतलब उनका रहन सहन सब हो जाए, लेकिन बहुत एकदम हाई फाई सैलरी देने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ भी सही है। देन इंटरेस्ट इज टू बी द बेसिस ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग हो रही है तो उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे लर्निंग कराई जाएगी, इंटरेस्ट पे, कि बच्चे को क्या पसंद है। सो द करेक्ट आंसर इज ADE फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। उन्होंने याद कर लीजिए, उन्होंने बॉयज और गर्ल्स साथ में नहीं पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं कहा था, रीजनल लैंग्वेज में नहीं, उन्होंने बोला था मदर टंग में पढ़ाई कराओ। ये रहे वो नोट्स, मैंने आपको कल ही ये कराए हैं तो मैं इसे रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट आपको ब्रीफली एक बार बता देती हूँ कि क्या था। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो सीख सकता है, और अगर आप पुराने हैं, पढ़ चुके हैं ये चीज़, तो फिर भी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नई तालीम को और किस नाम से जानते हैं, बेसिक एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन। किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। उन्होंने बात की थी कि हमें पढ़ाई कैसी करानी है, प्रोडक्टिव वर्क एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वाली, यानी कि क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन करानी है, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन करानी है, जिसमें बच्चा काम करते करते, ठीक है, काम करते करते क्या कहते सीखेगा, और सीखते सीखते क्या करेगा, काम करेगा। यानी कि वो अर्न भी कर रहा है और लर्न भी कर रहा है, दोनों साथ में। क्राफ्ट बना रहा है तो पैसे कमा रहा है, लेकिन उससे सीख भी रहा है, जो सीख रहा है उससे पैसे भी कमा रहा है। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि एजुकेशन मदर टंग में देनी है बच्चे को, क्योंकि जब बच्चे को मदर टंग में कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो वो उसे कॉम्प्रीहेंड, उसे समझ ज़्यादा अच्छे से पाता है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि अगर उस टाइम पहले क्या हो रहा था, प्राइमरी सेकेंडरी और हाई स्कूल एजुकेशन इंग्लिश में कराई जा रही थी, तो उन्होंने बोला अगर इन सारी क्लासेस में इंग्लिश हटा के बच्चे की मदर टंग में अगर आप पढ़ाओगे ना, मदर टंग में, तो बच्चा जो चीज़ 11 साल में सीख रहा है वो बच्चा कितने साल में सीख जाएगा, 7 साल में ही सीख जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बोला था लोकल एनवायरनमेंट, मतलब बच्चे को पढ़ाओ क्या। अब आप मान लीजिए वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ा रहे हो, ब्रिटिशर्स की जो वहाँ का लिटरेचर है वो पढ़ा रहे हो, बच्चे को वो नहीं पढ़ाना है, बच्चे को वो पढ़ाना है जिससे वो प्रभावित है, उसके लोकल एनवायरनमेंट की नॉलेज आपको देनी है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आज समझ आ गई होंगी। मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज का डिफरेंस बता दिया है, टीचर को कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजी को डिक्टेट करे, नहीं, ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होना चाहिए। ठीक है, टीचर ऐसा हो कि उसको देखकर बच्चा उसे आइडल माने। टीचर को एक ऐसा बिहेवियर दिखाना है जो वो चाहता है उसका बच्चा पोर्ट्रे करे, दिखाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा हाँ, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन क्यों लानी थी, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, एक तो आपने वो पॉइंट सीख लिया, सीखते सीखते अर्न करे, अर्न करते करते सीखे। सेकंड था रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्ण कुमार जी ने इस पॉइंट की बात की है कि उस टाइम क्या था, वर्नास थे, है ना, फिक्स था कि ब्राह्मण्स यही काम करेंगे, क्षत्रिय यही काम करेंगे, शूद्रास यही करेंगे, और बाकी जो है सबके काम फिक्स थे। लेकिन जब क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन आई तो क्या हुआ, एक काम है उसको हर कास्ट का इंसान कर रहा है। अब ये जो डिवीजन था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, बदल गया। तो सोसाइटी क्या हो गई, रीस्ट्रक्चर, दोबारा से उसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई एक कास्ट डोमिनेंट या मोनोपोली हो रही है उसकी, एक कास्ट की ही चल रही है, ऐसा नहीं। एजुकेशन कैसी हो गई, इंक्लूसिव हो गई। इसके अलावा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, आई होप याद हो रहे हैं ये पॉइंट्स आपको, एग्जाम के पहले बैठोगे तो नहीं याद होंगे, अभी से ही आपको तैयारी करनी है। सेल्फ सफिशिएंसी, सॉरी। तो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन से क्या होगा, मान लीजिए क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन में आपने कोई आइटम बनाया, है ना, अब आप उसको बेचोगे तो उससे आपको पैसे मिलेंगे, उस पैसे से आप अपने स्कूल को चलाओगे। ठीक है, मान लीजिए आप अपने स्कूल को चलाने के लिए आपने फंड्स लिए होते ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कहती है आपको वो करना पड़ता ना, वो कहती है इंग्लिश में पढ़ाओ तो इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता, वो कहती वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाओ तो वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाना पड़ता। लेकिन गांधी जी तो ये नहीं चाहते थे ना,
वो चाहते थे कि बच्चे की एजुकेशन कैसी हो, मदर टंग में हो, ठीक है, जो इंडियन लिटरेचर है बच्चा जिससे प्रभावित है वो पढ़ाया जाए। तो अगर अपनी चलानी है तो पैसा भी तो अपना देना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से, आपके क्राफ्ट से। जो बच्चा बना रहा है उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है उसी से हम अपना स्कूल चलाएंगे। तो हम कैसे हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हम अब डिपेंड नहीं है स्टेट या फिर ब्रिटिशर्स पे फंड्स के लिए स्कूल चलाने के लिए। ठीक है, आई होप आपने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सीखे होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन 10th। आपको मैच करना है लिस्ट 1 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एजुकेशनलिस्ट दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में आपको बोला गया है कि उनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, या फिर वो मतलब क्या व्यू रखते हैं वो बताया गया है। सबका अलग अलग व्यू है, एक एक बार रीड करते हैं सारे। जैसे कि अगर आप देखिए, मान लीजिए आपको इन सबका नहीं पता है, अगर आप कुछ कीवर्ड्स भी निकालो तो पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ देखो बेसिक क्राफ्ट लिखा है, पहले आप पॉज करके खुद आंसर निकालिए, अगर नहीं मिलता है देन आप देखिए। ठीक है, देखिए आप बेसिक क्राफ्ट, अगर आपने जैसे ही वर्ड देख लिया सजेस्टेड एक्टिविटी एंड क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, अब जैसे ये वर्ड सुना अब आपको तो समझ आ गया ना इन चारों में से कौन है क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन का, आपके गांधी जी। सो बी का फोर्थ किस में दिया गया है, देखो बी का फोर्थ सिर्फ इसमें दिया गया है। सो आंसर मिल गया, राइट आंसर इज सेकेंड। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए सारे पढ़ते हैं, सबका आपको एक एक कीवर्ड में बताती हूँ कैसे आप याद रख सकते हो। जब भी आपको ना यूनिटी की बात बताई जाए, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिटी, या फिर एक आपको पता है डिफरेंस होता है कि आप पेट्रियाटिक हो या फिर आप नेशनलिस्ट हो, ठीक है, तो ये जो यूनिटी की बात है ये करी है आपके रविंद्रनाथ टैगोर में। अगर आप यहाँ देखो ये यूनिटी वर्ड आया, ठीक है, ये आपके किसने किए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा अगर आप योगा वर्ड देख लो कहीं पे भी, जैसे ये देखो एक इंटीग्रल योगा वर्ड भी है, या फिर सिर्फ योगा लिखा है, तो आप मां समझ जाओ ये अरबिंदो घोष की बात हो रही है। ठीक है, फिर आपका बचा क्या, स्वामी विवेकानंद जी। सो आपको ना हर एक इन सब के ना, इन सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो सबके ना अपने कुछ कुछ टर्म है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, या फिर आप देख लो अरबिंदो हो गए, इंटीग्रल योगा की बात की है, इंटीग्रल एजुकेशन की बात की है। तो ये कीवर्ड्स भी अगर आपको पता है ना तो आप आंसर निकाल लोगे, जरूरी नहीं, और आपके पास टाइम भी नहीं होता कि हर एक को डिटेल में पढ़ने बैठो। ठीक है, आपने सिर्फ क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन देखी, आपने आंसर निकाल लिया। तो आपको ऐसे स्मार्टली काम करना है। चलिए आप सबके कीवर्ड्स एक बार देख लो किसके क्या क्या है। अरबिंदो हैं आपके, 1 सेकेंड, हाँ आपके जो अरबिंदो है, इंटीग्रल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन्होंने दी है। इंटीग्रल योगा की उन्होंने बात की है, स्पिरिचुअलिटी की बात की है। ठीक है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर देखें तो आप हमेशा रखना बड़ा नेचर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक नेचुरलिस्टिक भी है, जैसे आप देखते हो ना रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, वैसे नेचुरलिज्म भी है। तो उसके प्रोपोनेंट कौन है आपके, उसको कौन सपोर्ट करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, नेचर से बहुत जुड़े हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनिटी और कल्चरल सिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक, इसके अलावा और कौन है, गांधी जी का तो मैंने आपको पहले ही डिटेल में बता दिया। स्वामी विवेकानंद जी, उनका कहना है कि करिकुलम ना 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। एक में आपको मटेरियलिस्टिक यानी वर्डली नॉलेज देनी है, दूसरे में आपको स्पिरिचुअलिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज देनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो द राइट आंसर इज ये, आपको बड़े आसानी से मिल गया था क्योंकि आपने एक गांधी जी का क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन मैच कर लिया था। 3 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से देखते हैं। मैच करना है अगेन, यहाँ पे आपको एजुकेशनल फिलॉसफी दी गई है, ठीक है, शैक्षिक दर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, बगल में आपको लिखा है उससे संबंधित फिलॉसफर कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर आप अगेन देखो, मान लो नहीं आता, आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, सारे नहीं आते, लेकिन ये तो पता है जॉन डुई किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, प्रैग्मैटिज्म से। तो बी का फोर्थ किस में है, बी का फोर्थ, लो इतना इजी क्वेश्चन, बी का फोर्थ यही है, बाकी सब में है ही नहीं, आंसर आपका निकल आया। बट अगेन आपको सारे पता होने चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा आ जाए जो आपको आता है तो आप आंसर निकाल ले जाओ। ठीक है, अगर आप अब देखो रियलिज्म बहुत साइंटिफिक आउटलुक रखता है, इससे कौन जुड़ा है आपके, अरस्तु, ठीक है, आपके एरिस्टोटल। फिर आपका नेचुरलिज्म, अभी मैंने आपको बताया नेचर से जुड़ी हुई पढ़ाई के बारे में कौन सपोर्ट करता है, रविंद्रनाथ टैगोर। आइडियलिज्म, ठीक है, आइडियलिज्म से कौन जुड़ा है, आपके प्लेटो। अगर आपको ये 4 भी याद है, कभी कोई नया क्वेश्चन फ्रेम होके आया, उनमें से 1-2 भी आपको आता है तो आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, सो द राइट आंसर इज फर्स्ट। अगला देखते हैं, लेकिन हाँ एक मैंने आपके लिए टेबल प्रिपेयर किया जिसमें जो मेन आपके फिलोसफर्स हैं उनको मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। जैसे रियलिज्म में देखिए कौन कौन आते हैं, आपके एरिस्टोटल आते हैं, जॉन लॉक आते हैं, थॉमस एक्विनस आते हैं, ठीक है, बार्ट्रैंड रसेल आते हैं। ये कुछ मेन नाम आपको याद होने चाहिए। प्रैग्मैटिज्म में देखिए जॉन डुई आते हैं, महात्मा गांधी आता है। जी महात्मा गांधी है वो सिर्फ प्रैग्मैटिज्म में नहीं आते, ये ना आइडियलिज्म में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा किससे मेल खाती है इनकी विचारधारा,
प्रैग्मेटिज्म से, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान है वो एक ही में आ सकता है, ठीक है। जैसे कि गांधी जी हैं वो आपके व्यवहारवाद में भी आते हैं और ये जो आदर्शवाद है उसमें भी आते हैं, ठीक। इसके अलावा आप देखिए नेचुरलिज्म में और कौन कौन आता है, आपके जो रूसो हैं, ठीक है, आपके जीन जैक्विस रूसो, वो आपके किस में आते हैं, नेचुरलिज्म में। इसके अलावा एक आपके पेस्टोलॉजी है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पेस्टोलॉजी हो गए, रूसो हो गए, या रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, या गिज्जू भाई हो गए, ये सारे आपके नेचुरलिस्टिक हैं, ठीक है। ये आपके नेचुरलिज्म में आते हैं, प्राकृतिकवाद में आते हैं। आइडियलिज्म में देखिए कौन कौन आते हैं, आपके प्लेटो आते हैं, इमैनुअल कांत आते हैं। इसके अलावा आप ये स्वामी विवेकानंद याद रख सकते हैं, औरबिंदो याद रख सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, इतने मतलब कुछ कुछ नाम तो आपको पता होने चाहिए। और ये है क्या, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। मैं अभी ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन करी, अदरवाइज क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, और ये ऑलरेडी मैं आपको पहले किसी ना किसी क्लास में ये चीज़ें बता चुकी हूँ। फिर भी चलिए मैं बता देती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है। रियलिज्म क्या है, रियलिज्म कहता है कि जो नॉलेज है वो ऑब्जेक्टिव है, वो कहाँ से आती है, हमारे मतलब साइंटिफिक मेथड से आती है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे आती है, हम देख रहे हैं उससे जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उससे आती है। प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, प्रैग्मेटिज्म कहता है एजुकेशन का क्या काम है, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराना, यानी कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराना, लर्निंग बाय डूइंग कराना, ऐसी चीज़ें सिखाना जिसका रियल वर्ल्ड में कोई रेलेवेंस है बच्चे के लिए, ठीक है। सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते रहना, प्रैक्टिस को सपोर्ट करना, यानी कि थ्योरी को किस में बदलना, एक्शन में बदलना। नेचुरलिज्म किसकी बात करता है, नेचुरलिज्म बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है किससे, पढ़ाई किससे होगी, नेचर से होगी, ठीक है। जो हमारे आसपास प्रकृति है उसको बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानता है। जैसे अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर को देखो, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने अपने स्कूल बनाया था शांति निकेतन, वो 4 दीवारों का स्कूल नहीं था। उसमें है कि मान लीजिए बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, गार्डन में पढ़ रहे हैं, नेचर से जुड़ कर पढ़ रहे हैं, तो ये नेचुरलिज्म है। आइडियलिज्म क्या कहता है, आइडियलिज्म कहता है कि जो हमारी रियलिटी है, ठीक है, जो वास्तविकता हमारी बिल्ड हो रही है, वो ये ऑब्जर्वेशन या फिर ये एम्पेरिकल चीज़ों से नहीं हो रही है, वो हमारे आइडियाज़, हमारे माइंड से क्रिएट हो रही है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा क्या चीज़ क्या है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपसे बोला जा रहा है मैच करिए। लिस्ट 1 में आपको देखिए बहुत सारी थ्योरीज दिए हैं, रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरी, और वहाँ पे सेकंड लिस्ट में आपको उनके बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया है। अगेन आई होप आप स्मार्टली इसे सॉल्व करेंगे, और पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, कोई एक भी मैच कर ले, क्या पता आंसर निकला है। आई होप आपने कर लिया होगा अब तक। अब देखिए ये वाला लिखा है, दिस थ्योरी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ मार्क्सिज्म। अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस की हुई हैं तो आपको तो रट गया होगा, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किससे जुड़ी है, मार्क्स से जुड़ी है, मार्क्सिज्म से जुड़ी है, ठीक है। तो आप इसको मैच कर लेते हैं। बी का फोर्थ, देखिए बी का फोर्थ किस में, 2 में दिया गया, इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गए, इन सबको पहले ही उड़ा दो आप, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा इजी लग रहा है, देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी पढ़ाया है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अगर आप थोड़ा रिवाइज करो तो क्या था, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यही कह रहा था ना कि सोसाइटी किस में, जैसे कोई बॉडी होती है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कोई बॉडी होती है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे ही सोसाइटी जो है उसके भी बहुत सारे क्या है, पार्ट्स हैं। बॉडी के जैसे सारे पार्ट्स मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि बॉडी क्या रह सके, जिंदा रह सके, वैसे सोसाइटी भी एक साथ, सोसाइटी के भी सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि सोसाइटी में क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो अब ये हर पार्ट को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, फंक्शन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा फंक्शन करे कि पूरी जो सोसाइटी है वो हमेशा स्टेबल रहे। तो जैसे कि अब बोला गया है कि इसका एक पार्ट है आपका एजुकेशन। एजुकेशन का क्या काम है, एजुकेशन, आप बच्चा स्कूल जाता है, एजुकेशन आपको सिखाती है कि सोसाइटी में ऐसे रहना है, वैसे नहीं रहना है, आपको वैल्यू सिखाती है, आपका सोशलाइजेशन करती है ना, आपका सोशलाइजेशन करती है कि नहीं करती है, कि अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप कैसे बात करोगे, अगर आप बाहर हो तो कैसे जाओगे, किसी से बात करनी है तो कैसे करनी है, एटिकेट सिखाती है कि नहीं सिखाती है। अगर आप ये सब नहीं सीखोगे और समाज में कहोगे नहीं मेरा तो जो मन है वही करूँगा, तो क्या सोसाइटी स्टेबल रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। सोसाइटी आपको सिखाती है कि नहीं, आपको देखिए किसी के संग बुरा नहीं करना है, चोरी चकारी नहीं करनी है। अगर आप एजुकेशन ना हो, आप ये सब ना मानो, तो आप चोरी चकारी करने गए तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रहेगी, दंगे हो जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, है ना। तो स्कूल आपका क्या कर रहा है, सोशलाइजेशन कर रहा है। स्कूल आपका, एक मिनट थोड़ा क्लियर कर देते हैं, जो स्कूल है वो एक समझ लीजिए पार्ट है सोसाइटी का,
और इस पार्ट का काम है कुछ ऐसा करो जिससे सोसाइटी स्टेबल रहे। तो स्कूल क्या कर रहा है, आपका सोशलाइजेशन करता है, आपके अंदर कुछ ऐसे नॉर्म्स, आपके अंदर ऐसी कुछ वैल्यूज़ डालता है ताकि आप सोसाइटी में ऐसे काम करो कि सोसाइटी हमेशा क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ना है सो प्लीज़ वो फर्स्ट वीडियो आप मेरा देखिए, फर्स्ट PYQ जून 2024 का रीटेस्ट। ठीक है, अगर आप देखो इसमें कहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट वाला देखिए, इट बिलीव्स दैट एम ऑफ एनी की एजेंसी सच एज एजुकेशन इज टू सोशलाइज। अब देखिए एजुकेशन सोशलाइज कर रहा है ताकि क्या रहे, सोसाइटी स्टेबल रहे। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या हो गया आपका, फर्स्ट से मैच हो गया। देखिए हमने कितने मैच कर लिए, एक हमने ये कॉन्फ्लिक्ट वाला मैच कर लिया था, बी का हमारा क्या हो गया था फोर्थ, तो ये दोनों कट गए थे। और अभी हमने एक नया मैच कर लिया है कौन सा, ये सी का फर्स्ट, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हमने ये सोशलाइजेशन वाला। सो आपका सी का फर्स्ट देखिए किस में गिवन है, इन दोनों में गिवन है बस, और ये आप पहले ही काट चुके हो, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं, क्या पता कब कौन सा आ जाए। अब देखिए रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी क्या कहती है, इसका आपका हो जाएगा बी का, देखिए दिया है बी का, सॉरी नॉट बी, ए का थर्ड दिया, ए का थर्ड क्या है ये, इट बिलीव्स दैट सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन अ सोशल ग्रुप फील्स दैट इट वर्स ऑफ देन अराउंड इट। अब देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे थ्योरी लिख कर लाई हूँ कि एक इंसान है, जैसे मान लीजिए थ्योरी है, इसको दिया किसने, इसको कॉइन किसने किया है, सैमुअल ने किया है, लेकिन इसको फर्दर इस पे काम किसने किया है, रॉबर्ट के मर्टन ने किया है। इसमें बोला जा रहा है कि जो लोग होते हैं ना, उन्हें ऐसा तब लगने लगता है कि भाई उनके पास किसी चीज़ की कमी है जब वो खुद की सिचुएशन किसी और से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, पहले तो मैं बड़ी खुश थी कि चलो भगवान का दिया सब है, ये है वो है, लेकिन मुझे डिप्राइव फील होने लगेगा। ठीक है, मुझे डिप्राइव फील होने लगेगा जब मैं खुद की सिचुएशन को कंपेयर करने लगूंगी किसी और ग्रुप से। ठीक है, तो ये है आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन। मान लीजिए आपकी हमारी इंडिया है, हमारे इंडिया में बहुत सारे आप रिलीजन है। ठीक है, एक रिलीजन जो है वो कह रहा है, पहले तो काफ़ी नॉर्मल है, खुश है कि ठीक है सब सही चल रहा है, लेकिन फिर उसने देखा अरे जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी है ज़्यादा फैसिलिटी किसको मिल रही है, ज़्यादा मान लीजिए कोटा किसको मिल रहा है, दूसरे रिलीजन वाले लोगों को मिल रहा है। तो पहले तो ये खुश था जब तक इसने खुद को कंपेयर नहीं किया था दूसरे से, वो बिल्कुल डिप्राइव फील नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे अपने को उसने दूसरे ग्रुप से कंपेयर किया तो उसे डिप्राइव फील होने लगा। वैसे आप समझ लीजिए एक कंट्री है, वो खुद में उसके लोग बहुत खुश थे कि हमारी कंट्री हमारे लिए बहुत कर रही है, बहुत बढ़िया हमारी कंट्री, तो लेकिन जिस दिन जब उसने कंपेयर किया खुद को दूसरी कंट्री से, उस दिन वो कैसा फील करने लगी, डिप्राइव करने लगी। ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गई, एक रफ अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। फंक्शनलिज्म मैंने आपको बता ही दिया कि सोसाइटी जो है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उन सारे पार्ट्स का काम है साथ में काम करना, ताकि क्या हो, एक ऑर्डर मेंटेन हो, एक स्टेबिलिटी आए। तो ये ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब हमारे लोगों में क्या हो, मोरल कंसेंसस हो, या फिर इसी के लिए टर्म यूज हुआ है सोशल सॉलिडारिटी, जो आपकी इमिल डर्खीम ने दिया है। ठीक है, मोरल कंसेंसस मतलब एक जैसी चीजें सोचे, शेयर्ड वैल्यूज हो। अगर सबके अपोजिट व्यूज होंगे तो लड़ाइयाँ नहीं हो जाएंगी, सोसाइटी में स्टेबिलिटी कहाँ रह जाएगी। तो एक जैसे व्यूज, होमोजेनिटी आए। ठीक है, आई होप आपको एक रफ अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि क्वेश्चंस आप कर पाओ। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक आपका असर्शन है, एक आपका रीजन है, और आपको फिर राइट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। पॉज करिए वीडियो, खुद से रीड करिए। इन जैन फिलॉसफी देयर इज नो प्लेस टू अ यूनिवर्सल सोल और गुड। बिल्कुल सही है, जो आपकी जैन फिलॉसफी है वो कहती है कि हमारे में, हम नहीं मानते कि कोई एक यूनिवर्सल गॉड है, एक कोई यूनिवर्सल सोल है, वो नहीं मानते। क्या अब इसका रीज़न सही दिया, ये देखते हैं। इट इज़ बिकॉज, मतलब वो कह रहे हैं जैन फिलॉसफी कि कोई यूनिवर्सल गॉड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इट वुड मेक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल एफर्ट मीनिंगलेस। मतलब अगर हम यूनिवर्सल गॉड या यूनिवर्सल सोल में विश्वास रखेंगे तो इससे होगा क्या, ये जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम खुद बहुत मतलब मोरली काम करते हैं जीवन में, मतलब सोचते हैं कि नहीं किसी के संग गलत नहीं करेंगे वरना हमारे संग गलत होगा, भगवान तो सब देख रहा है ना। आज मैंने मान लीजिए किसी के 100 रुपये मार लिए तो भगवान तो देख रहा है ना। तो अगर आप सोचोगे नहीं एक यूनिवर्सल गॉड है, वो मेरी किस्मत उसी के हाथ में है, तो आप भाई ये सब छोड़ दोगे करना, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, खुद से एफर्ट करना कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, अच्छे कर्म करना, है ना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक बार मैं आपको पूरा इसे रीड करके बताती हूँ। असर्शन कह रहा है बिल्कुल सही है, जैन फिलॉसफी कहता है कि यूनिवर्सल गॉड एंड
सोल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल एफर्ट इंसान करता है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, याद कर लीजिए ये पॉइंट। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जैन फिलॉसफी यूनिवर्सल सोल या गॉड पे बिलीव नहीं रखता है। वो कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल सोल को, किसी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो वो अपने खुद के एफर्ट से करेगा, खुद के ही मतलब कर्मों से करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, देखिए एग्जाम्पल बनाया, एक लड़की आशा है, मान लीजिए वो बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करती है, वो मतलब किसी से लड़ती नहीं है, मेडिटेशन करती है, सच बोलती है हमेशा। वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि ताकि उसे फ्यूचर में उसे क्या हो, मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। लेकिन अगर वो मानने लगे कि नहीं भाई एक भगवान है, सब उसी पे निर्भर है, मैं जो करूँ ना करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई अपनी किस्मत पे छोड़ देगी सारी चीज़, अभी कुछ भी करेगी, है ना। तो जैन फिलॉसफी इसको नेगेट करता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और ये जो रीज़न है वो इस असर्शन को एक्सप्लेन करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने 13 क्वेश्चंस किए हैं एंड आपकी अच्छी खासी आपकी तैयारी हो गई है यूनिट 1 की, अगर आप देखो, है ना। अब जैसे मान लीजिए इसने पुरानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं मेरे साथ अभी, वो अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से समझा है तो आज आपके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक हो गए होंगे। ठीक है, सो ऐसे जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, एंड नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल न्यू है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ऐसी पीडीएफ्स चाहिए आपको क्लासेस के बाद तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल शिक्षा विद स्नेहिल। एंड कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट हो। एंड बिलीव मी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है यूजीसी नेट की तो पीवाईक्यूज ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले थ्योरी मत पढ़ो, थ्योरी से पीवाईक्यू मत, थ्योरी से क्वेश्चन मत जाओ, क्वेश्चन से थ्योरी जाओ। क्योंकि थ्योरी में तो आपको कोई भी नाम दे दिया एक इंसान का, मान लीजिए महात्मा गांधी दे दिया, अब महात्मा गांधी कितना पढ़ लोगे? महात्मा गांधी ने तो बहुत काम किया है ना, लेकिन आप कितना पढ़ोगे? कोई लिमिट तो सेट करनी है ना कि महात्मा गांधी के कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। तो वो कौन बताता है? तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। एंड करते हैं वीडियो, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।